स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सभा में। आज हम शी ट्यूब का तीसरा पार्ट करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार गुट निरपेक्षता से आगे शी ट्यूब का सफ़र शुरू हुआ। बेटा पिछली बारी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या हुई थी कि जब गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी ना, गुट निरपेक्षता की स्थापना, तो उस समय इसमें कितने देश थे बेटा? 25 देश थे। 25 देश थे। मैंने कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया था। 25 देश थे। कितने 25 देश थे। और उस समय इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, यहाँ पे इसका पहला सम्मेलन हुआ। ठीक। और मैंने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ पूछी थी, किसी ने मेरे को नहीं बताई। तो इसका 17वां सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? 17वां सम्मेलन 2016 में हुआ था। ठीक है, उस समय इसमें कितने देश थे? 120 देश और 17 पर्यवेक्षक देश। कौन थे? पर्यवेक्षक देश। पर्यवेक्षक देश का मतलब क्या होता है बेटा? जो बाहर से सुपरवाइज करते हैं। क्या करते हैं? सुपरवाइज। पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक देश होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों पॉइंट। अब आगे आ जाओ। आगे एक आएगा बेटा, अब हम करेंगे कि गुट निरपेक्षता। अब देखो, गुट निरपेक्षता ना तो क्या कहते, ना तो पृथक है, ना तो पृथकतावाद है, ना ही तटस्थ। पेपर में तुमसे पूछेगा क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद और तटस्थ है, तो तुम कहोगे नहीं जी, तटस्थ नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान रखना। देखो, पृथकतावाद का मतलब क्या होता है कि सबसे अलग होना, और तटस्थ का मतलब एकदम बैलेंस। ठीक है ना, 11 में तुमने पढ़ा होगा तटस्थतावाद, तो वही होता है बैलेंस होता है तटस्थता का मतलब। पृथकतावाद का मतलब क्या? हर चीज़ से अलग रहना। तो बेटा गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं था। जैसे अमेरिका का तुम्हें बताता हूँ, अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 में लड़ी। और उस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई जब वो लड़ रहा था बेटा, तो उसके बाद उसने अपना ये देखा कि मैं ना पृथक रहूँगा और तटस्थ रहूँगा, मतलब दुनिया जलने दे, मैं अपने घर से मतलब रखूँगा। लेकिन गुट निरपेक्षता ने ऐसा नहीं किया। गुट निरपेक्षता ने क्या किया, क्यों नहीं किया, मैं वो पॉइंट लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या आएगा देखो, क्यों नहीं था? पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कामना। किसने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी कामना की बेटा? शांति की कामना की। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट, हमेशा शीत युद्ध को कम करने का प्रयास। इसने हमेशा शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया। तो किस प्रकार ये पृथक हो गया, किस प्रकार ये तटस्थ हो गया? पृथक और तटस्थ का मतलब होता है, अगर मेरे पड़ोस में आग लगे ना, तो मैं उसे बुझाने भी नहीं जाऊँगा। पड़ोस वाला मर जाए तो मरने दो। लेकिन गुट निरपेक्षता देशों ने ऐसा नहीं किया। समझ में आ रही है बार बार मैं जो बात बता रहा हूँ? ना ये पृथकता, ना ही तटस्थता। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आएगा? इसका थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट क्या कि प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महाशक्तियों का हस्तक्षेप। अभी किस प्रकार हुआ था? अगर हमने सच में नहीं किया होता, यहाँ पे पृथक होते, तो बाहर की शक्तियाँ हम पे हस्तक्षेप भी नहीं करती। लेकिन ऐसा हुआ था 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पाकिस्तान को सहायता दी, और अप्रत्यक्ष रूप से रूस ने हमें सपोर्ट दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों महाशक्ति कर रही थी उन पर काम। तो चौथा पॉइंट क्या ले सकते हो? चौथा पॉइंट ले सकते हो बेटा कि अधिकतर देशों ने दोनों के साथ व्यापार किया। अब देखो, भारत का ये नहीं था कि वो अमेरिका से नहीं बोलेगा गुट निरपेक्षता में, तो या वो सोवियत संघ से नहीं बोलेगा। अधिकतर देश दोनों से व्यापार कर रहे थे, दोनों से अपना माल खरीद रहे थे। तो किस प्रकार से पृथक हो गया, किस प्रकार से तटस्थ हो गया, इस प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, गुट निरपेक्षता ना पृथक था और ना ही क्या था? तटस्थ। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट इसका, उसे हम क्या कहते हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखो, इतना खोल के बेटा तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं कराएगा, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब इसमें जो था, तुम्हें इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे दिमाग में मुझे ये बताओ
कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द की जगह विश्व शब्द प्रयोग नहीं कर सकते थे? तो दिमाग में तो तुम्हारे घूम रहा होगा, तो नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, ध्यान रखना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हमेशा कौन करते हैं? यथार्थवादी। कौन करते हैं? यथार्थवादी। और विश्व का प्रयोग, किसका प्रयोग? विश्व व्यवस्था के रूप में जो प्रयोग करते हैं, विश्व व्यवस्था के रूप में जो प्रयोग करते हैं, वो कौन करते हैं? वो करते हैं उदारवादी। एक कॉमन सा डिफरेंस है दोनों में। तो अब ये बला क्या थी? कौन सी बला क्या थी? कौन सी बला? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा क्या हुआ, जब गुटनिरपेक्ष देशों की स्थापना हुई ना, तो उन्होंने अपने आर्थिक विकास के लिए एक मंच की स्थापना मांग की। जब गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई तो इन, आगे लिख रहा हूँ मैं, इन अल्पविकसित के नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसकी वकालत की? राष्ट्रों ने किसकी वकालत की बेटा? अपने आर्थिक विकास हेतु एक मंच की मांग की थी। उन्होंने मंच की मांग की क्योंकि वो दोनों महाशक्ति में तो शामिल थे नहीं, कि उनको सहायता मिले, तो इनको तो अपना विकास खुद ही करना था। तो बेटा इन्होंने इसकी मांग करी, तो अंतिम फिर क्या हुआ? तो यूनाइटेड नेशन क्या हुआ? सन इंट्रोडक्शन नेशन 1972 में यूनाइटेड नेशन, ये तो इंग्लिश में नहीं सकता, कोई बात नहीं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, क्या? कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्या लिखा है? डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट की स्पेलिंग नहीं है तो मैं बता देता हूँ, देखो ये डेवलपमेंट, ठीक है ना। डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट टूवर्ड्स लिखा है, क्या लिखा है? टूवर्ड्स ए न्यू डेवलपमेंटल थ्योरी, इन्होंने ये पब्लिश की, टूवर्ड्स ए डेवलपमेंटल थ्योरी नामक एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें क्या लिखा? जिसमें गुटनिरपेक्षता देशों के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। अब जो व्यवस्था थी वो बता दो मैं। निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे, ठीक है, शामिल थे। निम्नलिखित प्रावधान शामिल था, वो कौन कौन से थे वो देखो। सबसे पहला क्या था? उन्होंने बोला, पहला पॉइंट उसने ये बोला, क्या बोला? कि अल्पविकसित एवं नव स्वतंत्र देशों का अपने संसाधन पर एकाधिकार होगा। क्या होगा? एकाधिकार। मतलब बेटा अंग्रेज वगैरह क्या करते थे, अभी भी यही चल रहा था, क्योंकि वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा, उस पर कब्जा कर लेते थे। पर इस रिपोर्ट ने बोल दिया, क्या बोल दिया? कि इनके अपने रिसोर्सेज पे एकाधिकार होगा, आप विदाउट परमिशन इनका आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी अन्य कंट्री, ठीक है। सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला इन्होंने कि पश्चिमी देशों से आयातित तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी लागत कम होगी।
अब इसका मतलब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है बेटा। क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनें हैं, जो उपकरण है, वो सारे के सारे विकसित देशों ने वो कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं और बना रखे हैं, आविष्कारित कर रखे हैं। तो इसीलिए उनको ज़्यादा महंगी तकनीकें बेचते थे उन चीज़ों को। लेकिन इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि अगर किसी देश को तकनीकी रूप से सहायता चाहिए तो पश्चिमी देश का मतलब विकसित, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे, उनको वो कम दामों पे देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला, थर्ड बिंदु क्या बोला कि अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित बाज़ारों तक होगी। उन्होंने बोला कि अल्प विकसित की पहुंच का होगी, विकसित बाज़ारों तक होगी, मतलब यहाँ से हम माल वहाँ भी बेच सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला बेटा, चौथा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अल्प विकसित देश आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। चौथा पॉइंट ये बोला कि वो खुद निर्णय लेंगे, कोई और उन पर हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्णय लेने के लिए। तो बेसिकली नव अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था इस पे ही पूरा का पूरा डिपेंड है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद बेटा जो आता है वो आता है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे क्या थे वो थोड़ा सा देख लो। तो सबसे पहले शीत युद्ध तो यूरोप में फैला था, जो स्प्रेड हुआ था, सबसे ज़्यादा यूरोप में हुआ था। तो उसके बाद पहला बार ये एशिया में आया बेटा कब, कोरिया संकट, क्या कहते हैं इसको, कोरिया संकट कब आया, कोरिया संकट आया बेटा, कोरिया संकट आया 1950 से 1953। इसका मतलब क्या था, जो कोरिया था ना बेटा, कोरिया दो भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी कोरिया में किसका नियंत्रण था, रूस का। दक्षिण अमेरिका में कोरिया में किसका नियंत्रण था, अमेरिका का। और ये दो बेचारा वहाँ पे काम कर रही थी। तो यूएन ने बहुत समझाया, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन एंड में खुद ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत विस्फोट, बड़ी भारी हिंसा हुई थी कोरिया में, लेकिन एंड में 1953 में मैटर चला, वहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है। इसके बाद एक आता है दूसरा, इसके अंदर ही पॉइंट लिखना, वो क्या आता है बेटा, कांगो संकट। अभी अफ्रीकन कंट्री है बेटा, ये 1960 में हुआ था। इसमें क्या होता है, यहाँ की व्यवस्था को स्थापित करने में ना दोनों देशों ने, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक। इसके बाद आता है क्या, तीसरा आता है क्यूबा संकट। वो हम पढ़ चुके सेपरेटली, कब था ये, 1962 में जो हुआ था तुम्हारा। ठीक है ना, क्यूबा संकट, जहाँ पे अमेरिका ने विरोध किया था कि उन्होंने जो मिसाइलें तैनात कर दी थी कि उन्होंने, सोवियत संघ ने उसका। इसके बाद देखो चौथा क्या आएगा, वियतनाम संकट। अब वियतनाम संकट जो था ये चला 1955 से लेके 1975 तक, यहाँ तक चला। ये 1975 में सॉल्व हुआ था। ये भी दो भागों में बढ़ गया था वियतनाम। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में वही किसका शासन था तुम्हारा, अमेरिका का, और दक्षिणी में किसका था क्या कहते हैं, अमेरिका का। ये 17वीं लाइन से करता था, 17वीं अक्षांश लाइन से इसका दो भागों में विभाजन हो गया था। ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ, अंतिम में जाके ना अमेरिका ने हार मान ली। हार क्या मानी थी, उनका ही राष्ट्रपति था बेटा निक्सन। क्या नाम था, निक्सन। उसका निक्सन बहुत शांति प्रिय था। जब निक्सन था ना, उसके होते हुए ही शीत युद्ध में थोड़ा सा विराम आया था। तो निक्सन के कारण निक्सन ने क्या करा था, 1975 में अपनी सेना वहाँ से बुला ली थी। अमेरिका क्या करता, दक्षिणी वियतनाम को सहायता देता, और रूस क्या करता, उत्तरी वियतनाम को सहायता देता। तो ऐसे जो भी राष्ट्रपति आ रहे थे ऐसी विचारधारा लेकर आ रहे थे, लेकिन एंड में जाकर इसका भी सोल्यूशन हो गया था। और एक एंड में आया था कौन सा, एक एंड में संकट था पांचवा, अफगान संकट या हस्तक्षेप भी लिख सकते हैं। ये आया था 1979 से 85 तक चला। ये बस सेना तो 89 में हटाई थी, लेकिन 85 तक चला। इसमें क्या था, अमेरिका, सोवियत संघ ने अपने अफगान में ना हस्तक्षेप किया था, वहाँ पे अपने सैनिक भेज दिए थे, सैन्य हथियार वहाँ तैनात कर दिए। तो अमेरिका ने विरोध किया। अब अमेरिका ने भी कूटनीति खेला। क्या खेला अमेरिका ने, क्या किया बेटा, यहाँ का विरोध करने के लिए पाकिस्तान में अपने एजेंट तैयार कर दिए, और वहाँ से हथियार देकर अफगान में उसने हस्तक्षेप किया। तो ऐसा चलता रहा। फिर जाके मिखाइल गोर्बाचेव जब यहाँ के क्या बने, सोवियत संघ के
राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव, तो उसने जाके बोला कि 1975 में हम अफगान से अपनी सेना निकाल लेंगे, और 1985 में उन्होंने ऐसा कर भी दिया। तो ठीक है, 5 संकट समझ गए। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद बेटा देखो शीट के दायरे पढ़िए। इसके बाद एक चीज़ आती है, वो क्या आती है बेटा, टेस्टिंग आती है। क्या आती है? टेस्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु नियंत्रण पे हुए संधि है ये। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु नियंत्रण हेतु संधि। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु नियंत्रण हेतु संधि थे, क्योंकि बेटा विश्व तो पूरा का पूरा युद्ध में भरा था, और हर देश है ना, ये सिर्फ नाम मात्र के थे, सब भेदभावपूर्ण थे लगभग। इन्होंने सबने प्रयास किया कि जो 5 विकसित देश ना, उनके पास ही परमाणु बम रहे, बाकी के पास रहे ना। 5 विकसित कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, रूस, तुम्हारा ब्रिटेन और जर्मनी, इनके पास ही रहे, बाकी के पास रहे ना। तो सिंपली इसके लिए ही सबसे पहला जो उन्होंने प्रयास किया वो किया LTBT। क्या किया? पहला जो प्रयास था वो क्या था? पहला था LTBT। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको लिख लेना, ये 10 अक्टूबर 1963 में हुआ था ये। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं इसको आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या कहते हैं? संधि। ये क्या हुआ था? ये 3 देश के यहाँ पे नेता शामिल थे। कौन कौन से 3 देश के शामिल थे? पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। पहले तो मैंने फुल फॉर्म में लिखवाया। 3 देश के शामिल थे। कौन सा? ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। और सोवियत संघ के नेता शामिल थे, सोवियत संघ के नेता शामिल थे इसमें। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था बेटा? सेकंड पॉइंट, 10 अक्टूबर 1963 में इस पर हस्ताक्षर हो गए तीनों नेताओं के। कहाँ पर हो गए थे? मॉस्को में। कहाँ पर हो गए थे? मॉस्को में। और इसमें क्या बोला था ये ध्यान रखना। इसमें तीसरे में क्या बोला था? इस वाले में इसमें इन्होंने क्या बोला था वो देखो। इन्होंने तीसरे में क्या बोला कि वायु और नीचे समुद्र, और एक तीसरा क्या बेटा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं होगा, कोई भी पर परमाणु परीक्षण नहीं, क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं होगा। तो लोगों ने क्या किया बेटा? स्थल पे करना चालू कर दिया। इतने चालू थे, मतलब इतना कूटनीति स्तर था। तो ये हुआ था तुम्हारा इस समय। एक सेकंड आता है, जो सेकंड तुम्हारा संधि था उसे हम कहते हैं NPT। ये तो बहुत भेदभावपूर्ण थी, भारत ने आज तक इस पर साइन नहीं किए। इसे क्या कहते हैं? परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि से कहते हैं नॉन प्रोफेलिफरेशन ट्रीटी। देख लेना एक बारी, यहाँ जगह नहीं मिलती है संधि। ठीक है, तो ये जो प्रभावी हुई थी, ये क्या हुई थी बेटा? ये जो प्रभावी हुई थी, ये हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। और इसमें क्या बोला था कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, केवल उन्हीं देशों को परमाणु परीक्षण माना जाएगा जिन्होंने इस डेट से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया। तो ये तो भेदभावपूर्ण हुई ना, यानी हम अपने हथियार ही नहीं बनाए अपने लिए, इन्होंने ये बोला था। तो भारत ने उसका पूर्णतः विरोध किया था। ठीक है, 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। भारत ने आज तक इस पर साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जिनके पास हथियार नहीं है ना, इसमें भारत ने क्यों विरोध किया था वो भी देख लो। भारत के विरोध का कारण क्या था? यह संधि भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह गैर परमाणु देशों को परमाणु संपन्न होने से रोकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था। अब इसके बाद अगली संधि जो आई वो आई बेटा, इसे कहते थे हम साल्ट। तीसरी क्या कहते थे? साल्ट।
साल्ट को हम क्या कहते हैं? सामरिक अस्त्र परिसीमन 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 संधि से ये कहते हैं हम साल्ट को, ठीक है ना। यानी इसको कहते हैं स्टैटिकल क्या कहते हैं एटॉमिक लिमिटेड ट्रीटी, ठीक है। अब इसका जो मतलब ये आया था 1972 में प्रभावी हो गया था। और ये किन किन के बीच हुआ वो देख लो। ये जो हुआ था ये किन किन के बीच होता है? अमेरिका सोवियत संघ के बीच होता है केवल। तो उस समय अमेरिका का नेता था ब्रेजनेव, जो राष्ट्रपति था सोवियत संघ का, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जो था, यूएसएसआर भी कहते हैं सोवियत संघ को। और अमेरिका का कौन था? निक्सन। उनके बीच हुआ था ये, निक्सन के बीच हुआ था। ये अमेरिका का था, यूएस के थे, ठीक है। तो उनके बीच हुआ था ये संधि। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हम हथियारों में ना कमी करेंगे संधि में। अब इसके बाद आया तुम्हारा SALT II। क्या आया बेटा? SALT II। इसके बाद क्या है तुम्हारा? SALT II आया। ये कब आया? ये इसके भी हुआ था कि इनके बीच कार्टर, अमेरिका का थे जिमी कार्टर, क्या नाम था उनका? जिमी भी लिख लेना, जिमी कार्टर अमेरिका के थे, यूएस के थे। और SALT II है ये, ठीक है ना, नाम 2 लगाना इसके। और ब्रेजनेव थे उनके, अभी भी ब्रेजनेव, किसके? यूएसएसआर के, यानी रूस की, यूएसएसआर की, रूस की, ठीक है। जिन तुम्हारा ये थे। लेकिन ये हुआ 1979 में, इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। लेकिन बेटा ये ढंग से रूप से प्रभावी क्यों नहीं हो पाई? मैंने तुम्हें बताया था इस समय अफगान संकट आ गया था। क्या आ गया था? अफगान संकट। और दोनों देशों में, अमेरिका और सोवियत संघ में विरोध देखने को मिला, इसलिए ये संधि सफल नहीं हो पाई। इसके बाद एक संधि जो आई वो बाद में, क्योंकि अब विरोध ही चल रहा था, तो उसके बाद एक संधि आई बेटा, इसे कहते थे हम START I। क्या कहते थे? START I। अब START I जो आई वो कब आई? वो कब आई बेटा? वो आई तुम्हारी START I तुम्हारी 1991 में। कब आई? 1991 में। उस समय इस पर सिग्नेचर किसने किए थे? अपने थे तुम्हारे सोवियत संघ के जो प्रमुख थे वो थे गोर्बाचेव। कौन थे? गोर्बाचेव, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे सुधार की नीति अपनाई थी। गोर्बाचेव यूएसएसआर के। और अमेरिका के कौन थे? अमेरिका के थे रीगन। कौन थे? रीगन। अमेरिका के थे बेटा रीगन, ठीक है। या फिर रीगन ना कहेगा तुम, जॉर्ज बुश लिख लेना यहाँ पे। अमेरिका के रीगन उस टाइम हट गए थे 1911 में। क्या लिखना? जॉर्ज बुश। क्या लिख लेना? जॉर्ज बुश सीनियर। क्या लिख लेना? सीनियर। उनके बीच होता 1991 में। और फिर एक आया तुम्हारा ये स्टार्ट जो सेकंड था वो जो आया तुम्हारा, वो कब आया? वो तुम्हारा आया 1993 में आया। और ये किसके बीच हुआ था? उस समय सोवियत संघ के जो पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि सोवियत संघ का विखंडन हो गया था, रूस के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे तुम्हारे? वो थे तुम्हारे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना, येल्त्सिन थे। और जॉर्ज बुश, वैसे इसमें बिल क्लिंटन आ गए थे, पर जॉर्ज बुश ने इसको पहले ही साइन कर दिया था 1993 से पहले। और वो उसके बाद और किसके बीच हुआ था? जॉर्ज बुश सीनियर, उनके बीच हुआ था। तो ये सारी की सारी बेटा वेपन्स के अकॉर्डिंग जो संधियाँ थी उनके ऊपर था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जितना हो सके इसको शेयर करो, ठीक है, यही और कमेंट किया करो। चलो, धन्यवाद।